चलो नेक्स्ट आता है इमर्जिंग टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज। तो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहे जाते हैं, जैसे आपका आरपीए है और बिग डेटा है। कुछ नाम इसका आया था पहले और फिर से हम फिर से उसको डिटेल करेंगे। इंटेलिजेंस एप्स हैं और IoT आपका कंसेप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। तो वन बाय वन देखते हैं कुछ को इसमें से। सबसे पहले बात करेंगे आरपीए का। आरपीए फुल फॉर्म होता है आपका रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से मतलब समझना कि यहाँ पे कोई रोबोट नहीं होगा। रोबोटिक्स है यहाँ पे कहने का मतलब रोबोटिक्स तो है लिखा हुआ, लेकिन कोई रोबोट नहीं होगा। सिंपली समझना कि जैसे सपोज करो एग्जांपल तौर पे कि एक कंपनी है जहाँ पे वहाँ पे सैलरी या इनवॉइस क्रिएट करना, सपोज करो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको डेली इनवॉइस क्रिएट करना है, उसका रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को भेजना है। अब यहाँ पे अगर मैनुअल प्रोसेस देखा जाए तो मैनुअल करना बहुत टफ टास्क है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम लाया जाता है जो ऑटोमेटिक डेली का जो आपका इनवॉइस क्रिएशन है या कोई ऐसा काम है जो डेली बेस पे डॉक्यूमेंटेड करना है और उसका रिपोर्ट सेंड करना, वो ऑटोमेटिक सेट करता है और हायर अथॉरिटी को सेंड कर देता है। तो वहाँ पे ये उस प्रोसेस को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहा जाता है। देखना यहाँ पे जैसे जनरली एनी डेस्क जॉब इन एनी इंडस्ट्री, डेस्क जॉब मतलब जैसे जो क्लर्कियल जॉब होता है या फिर जो टेबल पे बैठ के अपना काम करते हैं कंप्यूटर पे, इंडस्ट्रियल इन्वॉल्व टेक दैट रिपीटेटिव इन नेचर एंड कैन बी ऑटोमेटेड। जो डेली करना है, जैसे सपोज करो कि एक क्लर्क है ऑफिस में जिसको डेली शाम को रिपोर्ट करना है कि किसी हायर अथॉरिटी को कि आज कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें। तो वो जो डेली के रिपीटेटिव काम करना है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन पर्सन से कराएं, उसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम ला सकते हैं जिसको हम आरपीए कहते हैं। तो ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो आपका डेली का रूटीन का काम कर देगा। आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अलाउ यू टू ऑटोमेट सच रूटीन एंड रिपीटेटिव टास्क। यू डोंट नीड टू राइट एनी कोड टू ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क। कोई अलग से उसके लिए नहीं होगा कि डेली का मुझे डेली कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बार केवल ऑटोमेटेड सिस्टम आपका लग गया, वो ऑटोमेटिक आपका काम करता रहेगा। ऐसा नहीं उसको डेली प्रोग्राम करने की जरूरत पड़े आपको। इन 2020 आज के डेट में द ट्रेंड बोर्ड्स ऑफ मशीन लर्निंग इज ओनली गोइंग टू skyrocket, which means RPA will become the invaluable skill to have। मशीन लर्निंग कंसेप्ट आया कि यहाँ पे मशीन लर्निंग जो आजकल के ट्रेंड ऑफ बोर्ड से मतलब यहाँ समझना वैसी बात कर रहा जो आपका जैसे चैट बोर्ड टाइप के होते हैं जो हम ऑटोमेटिक बात करते हैं, उस टाइप के मशीन लर्निंग कंसेप्ट का यूज करके कई सारे सॉफ्टवेयर बना दिए जाते हैं जो कि आपका डेली की रूटीन जो काम है वहाँ पे ह्यूमन पर्सन न करके मशीन ही कर लेता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे देखना 3 टॉप टूल, आरपीए के 3 टूल आते हैं। एक तो यूआई पाथ करके आता है, ये भी सॉफ्टवेयर है आपका यूआई पाथ जो ये सारा काम करता है। एक ब्लू प्रिज्म आता है, ब्लू प्रिज्म ही काम करता है। एक ऑटोमेशन एनीवेयर करके आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जैसे IBM यूज करती हैं इसको, बहुत जो एमएनसी टाइप की हैं बड़ी कंपनियां, इंटेल यूज करता है, डेल यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है जो डेली का फिक्स रूटीन वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हर जगह ये ह्यूमन नहीं लगाते, ऑटोमेटेड क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटेड काम कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है आपका आरपीए। नेक्स्ट आता है बिग डेटा। बिग डेटा से मतलब है ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। डिफिनेशन देख लेना, बिग डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम। ह्यूज इन वॉल्यूम से मतलब कि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, कोई इतना मीन्स कि उसको इजीली हम कहीं पे काउंट या उसको वेट या काउंट या मेजर नहीं कर सकते कि इतना बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में होगा। जैसे सपोज बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में है, हम कहें आपसे किसी पर्सन से बोलें कि आप इस डेटा को निकाल के ले आओ, तो उसको सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ह्यूज डेटा यहाँ पे होता है। जैसे नहीं कहा जाता, आप दो देखे होंगे कि जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं तो हर 3 मैक्सिमम जो आपकी एग्जाम की कॉपीज होती हैं या पेपर्स होते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट भी कहती है 3 साल बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब 3 साल तक उसको रखते हैं, 3 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वो कलेक्शन होते होते इतना डेटा हो जाएगा कि कुछ तो इसमें यूजलेस डेटा बहुत सारे हो जाते हैं जिसका यूज नहीं होता, तो उसको रिसाइकिल करते हैं। लेकिन अगर बिग डेटा हम बात करें तो बिग डेटा पे यहाँ पे जो आपका बिग डेटा कंसेप्ट आता है कंप्यूटर में डेटा की बात करता है। जैसे आपका कॉलेज का रिकॉर्ड हो गया, किसी कंपनी के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, ये सब अगर कलेक्शन किया जाए ह्यूज अमाउंट में तो उसको हम बिग डेटा कह सकते हैं।
जैसे आपके कॉलेज का देखें, कॉलेज में सपोज करो कि 3-4 हजार बच्चे हैं, 3-4 हजार बच्चों का अगर डेटा देखा जाए तो उसको हम बिग डेटा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर पूरी यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं AKTU के, सबके डेटा की बात करें तो वो पूरा, उसको हम कह सकते हो क्या है, वो एक तरह से बिग डेटा है। ठीक है, डेटा, बिग डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज इन ह्यूज वॉल्यूम, इट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, और वो ग्रो भी करे एक्सपोनेंशियली। जहाँ जब डेटा है वो ग्रो भी करे, ऐसा नहीं कि वो एक जगह सेचुरेट हो गया, वो ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली। इट इज द डेटा विथ सो लार्ज साइज एंड complexity that none of traditional data management tool can store or it process efficiently. Big data is also a data but with huge size. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया बात करो, मैं बोलूं कि पर डे एक दिन में कितने ट्वीट हुए, तो सोच सकते हैं एक दिन में कितने ट्वीट होते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्वीट्स एक दिन में होते हैं। हम बोले आपसे कि कोई फेसबुक पे कोई यूट्यूब पे कोई कितने वीडियो, कितने जीबी वीडियो डेली अपलोड होते हैं, तो इस ये मेजर करना कितना टफ टास्क है, कोई स्मॉल डेटा नहीं है। कईयों लाखों करोड़ों जीबी डेटा अपलोड होते हैं उस पे, यूट्यूब पे। तो इस तरह से डेटा जो होते हैं इसको हम कहते हैं बिग डेटा। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, हडूप और स्पार्क। ये दो टेक्नोलॉजी हैं जो इस बिग डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। मतलब कि सपोज करो कि आज टोटल 10 लाख ट्वीट हुए, 10 लाख ट्वीट में हम देखें कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कितने ट्वीट आए, गवर्नमेंट के अपोजिशन में कितने ट्वीट आए, और उसमें भी जो अपोजिशन में है वो किस टाइप के हैं, कैसा अपोजिशन कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपोजिट कर रहे हैं या फिर माइनर तरीके से कर रहे हैं। अगर ऐसा एनालिसिस करना है तो वहाँ पे मैनुअल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे फिर हडूप और स्पार्क दो टेक्नोलॉजी हैं, इनके थ्रू एनालिसिस करके रिजल्ट निकाला जाता है। आज भी जैसे आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती हैं। आजकल पॉलिटिकल पार्टियां आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इन सब का डेटा का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती हैं, और एनालिसिस करके ही पॉलिसी बनाती हैं कि हमको किस पॉलिसी पे चुनाव लड़ना है। जैसे सपोज करो कि फेसबुक पे देखो, तो फेसबुक पे इस टाइम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ट्रेंड करता है। जैसे सपोज करो कि 20 से 40 साल के जो स्टूडेंट हैं, या 15 से 30 साल तक, मान लो 15 से 30 साल तक की जो स्टूडेंट है, उनके प्रोफाइल पे ज़्यादातर क्या चीज़ दिखता है, 40 से 50 साल वालों के प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादातर क्या रहता है, वो कैसा ट्वीट करते हैं, कैसा मैसेज करते हैं, उस चीज़ को एनालिसिस करके फिर पॉलिटिकल पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं कि उस पर क्या, कैसे हम कन्विंस करेंगे वोटर को। तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अमेरिका में तो खैर अभी पिछली बार जब ट्रंप का चुनाव हुआ था तो उस टाइम भी शायद आया था न्यूज में कि इन्होंने मिसयूज किया था फेसबुक का डेटा या फिर ट्विटर के डेटा का मिसयूज करके चेंज किए थे। ठीक है, तो ऐसा आजकल हो रहे हैं। ठीक है, और अगर टाइप्स ऑफ बिग डेटा की बात करें तो जनरली 3 टाइप्स के आते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा वैसे होते हैं जैसे आप सपोज करो कि कहीं पे टेक्स्ट फाइल, सपोज करो कि आपका MS एक्सेल है, एक्सेल पे कोई डेटा आप रख दिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई डेटा रख दिए रो कॉलम के मैनर में, और बहुत ज़्यादा डेटा रख दिए, मतलब सपोज करो कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे रख दिए, तो एक तरह से बिग डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब होता है ये सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे, यूट्यूब पे या इस जगह जहाँ पे डेटा होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि जरूरी नहीं है कोई टेक्स्ट के फॉर्म में हो, वो टेक्स्ट में भी होते हैं, वीडियो में भी होते हैं, ऑडियो में भी होते हैं, इमेज के फॉर्म में भी होते हैं। तो ये सब डेटा किस में आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड में कौन कौन से आते हैं, इन दोनों का मिक्सअप, इन दोनों का मिक्स सेमी स्ट्रक्चर्ड में इन दोनों का मिक्सअप, मतलब न तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होंगे न तो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। तो इस तरह से 3 तरह के डेटा, बिग डेटा आपके आते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल, अगर डिटेल इस पर जाओगे तो बहुत ज़्यादा है बिग डेटा, टॉपिक क्या पूरी बुक आती है इसकी बिग डेटा पढ़ने के लिए, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस छोटा शार्ट में ही चलेंगे। सर, हाँ बेटा। सर जो अनस्ट्रक्चर्ड है और सेमी स्ट्रक्चर्ड है, डिफरेंस क्या है सर? अनस्ट्रक्चर्ड में भी है कि वीडियो और ऑडियो ये सारा रहेगा, और सेमी स्ट्रक्चर्ड में भी है कि न पूरा रिकॉर्ड नहीं, रहेगा न पूरा वीडियो रहेगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे क्या है कि केवल सोशल मीडिया की बात किया या कहीं पे यूट्यूब वगैरह के आ गए, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं।
मतलब कि जो एक्सेल के फॉर्म में यहाँ डेटा, ऐसा डेटा भी यहाँ पे ले सकते हैं हम, ये भी डेटा ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सपोज करो कि हम कुछ ऑडियो वीडियो लिंक दे दिए, कुछ दे दिए, तो उस तरह का डेटा हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से ना तो स्ट्रक्चर्ड होंगे, ना तो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। वैसे मेजर तौर पे जो डेटा होते हैं दो ही तरीके के होते हैं, या तो स्ट्रक्चर्ड होगा या तो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड बीच में आया कि यहाँ पे दोनों, सपोज करो कि ना तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हम उसको कह पाए, ना तो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड कह पाए, तो हम उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड नाम दे देंगे। वैसे मेजर तरीके से दो ही होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में भी होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट हम सेल की तरीके से ले लिए, कुछ आरडीएम ले लिए, कुछ वीडियो ले लिए, कुछ हाँ रिटर्न ले हाँ, लिए। तो सर दोनों लेकिन में डिफरेंस उसमें वो नहीं आएगा ना, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड में सपोज करो कोई डेटा तुम्हारे एक्सेल फाइल में है, एक्सेल फाइल में ये वाला डेटा नहीं आएगा कभी भी अनस्ट्रक्चर्ड में। ये सब स्ट्रक्चर डेटा, जैसे तुम्हारे लैपटॉप में डेटा है, जो तुम अपने लैपटॉप में सपोज फाइल फोल्डर बना के रखते हो, कोई भी फाइल फोल्डर बना के फाइल के अंदर, या सपोज वर्ड डॉक्यूमेंट रखते हो, तो ये सब स्ट्रक्चर डेटा में आ रहे हैं। सपोज जैसे वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में हमने एक अपना डेटा भी रखा टेक्स्ट के फॉर्म में स्ट्रक्चर मैनर में, वहाँ पे इमेज भी कुछ लगा दिया, कुछ ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट कर दिया, तो सब क्या हो जाएंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाएंगे। ना तो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, ना तो स्ट्रक्चर्ड होंगे। यस सर, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के जनरली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स साइज की बात कर रहा है। द नेम बिग डेटा इटसेल्फ रिलेटेड टू साइज विच इनमरेस साइज ऑफ डेटा प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ आउट ऑफ डेटा। तो एक तो साइज की बात हो गया, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा वैरायटी। वैरायटी रेफर टू हेट्रोजेनियस सोर्स एंड नेचर ऑफ डेटा बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। वैरायटीज मतलब वही है कि डेटा की कितने टाइप्स के कौन कौन डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, क्या है, तो वैरायटी ऑफ डेटा हो सकते हैं। वेलोसिटी, द टर्म वेलोसिटी रेफर द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा। स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा मतलब कि किस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। अब स्पीड जनरेशन देखो तो आप जैसे ट्विटर है, ट्विटर का डेटा देखो तो कितनी स्पीड से जनरेट होता है, मतलब कितने ट्वीट होते हैं पर सेकेंड, लाखों ट्वीट हो जाते हैं, तो कितनी स्पीड से ट्विटर काम कर रहा है। फेसबुक पे कितनी स्पीड से चल रहा है। यूट्यूब पे देखो तो कितनी स्पीड से पर मिनट, पर सेकेंड या पर आवर कितने वीडियो अपलोड डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये सब वेलोसिटी से मतलब है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसके, बिग डेटा के। and variability, this refer to the inconsistency which can show by the data at time, thus hampering the process being able to handle and manage the data effectively. Variability से मतलब समझना कि यहाँ पे डेटा की इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात किया, जैसे वेरिएबल डेटा कि वो कैसे चेंज होता है, डेटा किस फॉर्म में चेंज होना, तो वो आपका आ जाएगा इन वेरिएबिलिटी में। सपोज आप अभी जैसे हम पीपीटी बना रहे हैं, पीपीटी में आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक तो पीपीटी डेटा है ही डेटा, अगर इसको हम रिकॉर्ड कर ले तो ये वीडियो फॉर्म में भी हो जाए, ठीक है, तो ये वेरिएबिलिटी में आ जाएगा। तो इस तरह से सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा में बहुत ज्यादा नहीं, इतना अगर बिग डेटा में आता है एग्जाम में, 60 नोट्स टाइम में आएगा या कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इतना आप लिख सकते हो, सफिशिएंट होगा।